दावर नेता सत्येंद्र जैन को पहली बार टिकट मिली थी। आर्किटेक्ट से मंत्री बनने का सफर सत्येंद्र जैन का कैसा रहा, आज इंडिया न्यूज की टीम से सत्येंद्र जैन बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। नमस्कार सर, ये बताइए, आप शकरपुर बस्ती से तीसरी बार आपको चुनावी टिकट मिला। इस बार बीजेपी के भी कैंडिडेट करनेल सिंह खूब दम भर रहे हैं, कांग्रेस के भी कैंडिडेट हैं। क्या लग रहा है, इस बार जीत मिलना सर पॉसिबल है या मुश्किल होगा? मुझे लगता है कि बीजेपी का मुझे समझ नहीं आया कि किस तरीके से उन्होंने सिलेक्शन किया है और किस क्राइटेरिया पर सिलेक्शन किया है। जो लोग हैं उनसे बात हो रही है, तो मैं कल का एक किस्सा बता देता हूँ। एक अंकल हैं, बीजेपी के बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हैं, तो उन्होंने कहा कि इस बारी तो हम आपको वोट देंगे। मैंने क्यों, ऐसा क्या हुआ? क्या कमाल हो गया। देखो, बीजेपी ने सत्येंद्र जैन जो इतने पढ़े लिखे हैं, आर्किटेक्ट हैं, सब उसको जानते हैं, उनके सामने किसको लेके आए हैं? 10वीं पास। कोई तरीका होता है? कम से कम एजुकेशन तो मैच कर लेते। कहते कैसे वोट दे दें हम? लेकिन सर, राजनीति में कहाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चल पा रही है। आप देखिए, चाहे एक बड़े से बड़ा नेता देखिए सर, चाहे बेशक 10वीं पास क्यों ना हो, लेकिन नहीं, उनको फिर डिग्रियां लेनी पड़ती है ना। अगर आप कहते हो ले लेते ही भी, पर डिग्री ले लेते, कहीं से खरीद लेते, इसमें क्या दिक्कत है? मिलती तो है। एफिडेविट में 10वीं लिख दिया ना, हो सकता है 10वीं भी है नहीं, उस पर भी शक हो सकता है। मैं अपनी बात नहीं बता रहा, अब ये तो मैं तो अंकल जी की बात बता रहा हूँ। उन्होंने जो कहा, वो बीजेपी के सपोर्टर हैं, अच्छे सपोर्टर हैं। कहते भी देखो, मैं कॉलेज में प्रोफेसर रहा हूँ, बीजेपी का पक्का सपोर्टर हूँ, पर 10वीं पास को तो वोट नहीं दे सकता, ये तो पॉसिबल नहीं। दूसरा कारण उन्होंने एक और बताया। कहते हैं पत्नी बच्चे यूएसए के सिटीजन हैं। जो बीजेपी कैंडिडेट है उसकी सिटीजनशिप का पता नहीं है कि अमेरिका के सिटीजन है कि हिंदुस्तान के हैं कि एनआरआई हैं। बैंक अकाउंट आज भी अमेरिका में है, बड़े बड़े महल अमेरिका में हैं, हिंदुस्तान में कोई मकान नहीं है, सारे मकान अमेरिका में हैं। कि भाई साहब, इनको ढूंढने अमेरिका जाएंगे क्या? फिर चुनाव कैसे लड़ पा रहे हैं सर? सवाल तो ये भी उठता है। ये तो इलेक्शन कमीशन से पूछो आप कैसे लड़ पा रहे हैं। और देखो, उनकी इच्छा हुई, आए, जैसे होता है ना, माइग्रेटरी बर्ड हैं, कभी भी घूमने आए, घूमने के बाद उनको लगा हिंदुस्तान तो कुछ नहीं है जी। बड़ा आरोप लगा रहे हैं सर आप उन पे, करनेल सिंह पे। पूछ लीजिए, उनसे पूछ लेना आप, हिंदुस्तान में सिटीजनशिप है या नहीं है, एक तो ये पूछ लेना। दूसरा, कब से सिटीजनशिप है, और इंडिया की सिटीजनशिप उन्होंने छोड़ी थी या नहीं छोड़ी थी, ये भी पूछ लेना। मैं पैदा होने से लेकर आज तक हिंदुस्तान का सिटीजन हूँ, मैंने कभी किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप नहीं ली। मेरे बीवी बच्चे हिंदुस्तान के सिटीजन हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं। हिंदुस्तान से बाहर मेरा कोई घर नहीं है, हिंदुस्तान से बाहर मेरा कोई बैंक अकाउंट नहीं है, हिंदुस्तान से बाहर मेरा तो कुछ नहीं। उनसे पूछ लेना कि उनके हिंदुस्तान से बाहर क्या क्या है और हिंदुस्तान में क्या है, ये आप मुझसे पता कर लेना। सर, शकरपुर बस्ती पर पिछली 3 बार से आप चुनाव जीतते आए हैं। इस सीट को आपका गढ़ कहना गलत नहीं होगा, लेकिन सर आप जेल गए, 27 महीने तक आप जेल रहे। क्या लगता है, एंटी इनकम्बेंसी के सुर आप तक सुनाई दे रहे हैं? देखो, प्रो इनकम्बेंसी नज़र आ रही है। मुझे खुद लगता था जब मैं जेल में था, 2.5 साल पहले मुझे अरेस्ट किया गया, तो मैंने सोचा कि भाई अब 2.5 साल में तो बीजेपी का काउंसलर है, यहाँ पर सारे काउंसलर बीजेपी विधायक भी इनका है? नहीं, विधायक तो मैं हूँ, MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी इनके हैं। अब तो सारे काम करा दिए होंगे, मेरी तो किसी को जरूरत होगी नहीं। 3 महीने पहले मैं वापस आया, आने के बाद पता लगा 2.5 साल में 2.5 रुपये का काम नहीं कराया किसी ने, कोई बल्ब भी नहीं लगवाया एक। कहता है काम करने की जरूरत क्या है, हम तो सनातन हिंदू मुस्लिम इस पे ईसाई इन पे लड़ लेंगे इलेक्शन, काम तो सत्येंद्र जैन करेगा। और कह देते थे मुंह पे, फंड नहीं है जी हमारे पास, फंड नहीं है, काम हम छोड़ो। मैं आया तो जनता ने आते कहा कि जैन साहब आपके पीछे कोई काम नहीं हुआ। मैंने आने के बाद पिछले 2-2.5 महीने के अंदर कम से कम 15-20 करोड़ के सैंक्शन करा दिए प्रोजेक्ट, कई सारे स्टार्ट भी हो गए हैं। जनता कहते काम तो यही करेगा। तो मेरे लिए प्रो इनकम्बेंसी और मेरा प्रचार, मेरे पीछे बीजेपी वालों ने जम के प्रचार किया कि भाई काम कराना तो उससे करा लेना, हम तो खाली यहाँ पर आपसे हिंदू मुस्लिम करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। सर, लेकिन बीजेपी आप पे ये भी आरोप लगा रही है, जब जनता के बीच में बीजेपी के प्रवक्ता उतरते हैं, कैंडिडेट्स उतरते हैं, वो कह रहे हैं कि अगर फिर से सत्येंद्र जी जेल चले गए तो क्या आपकी जो क्षेत्र है उसका काम तो रुक जाएगा? उस पर क्या जवाब देंगे आप? ऐसा है तो फिर मेरा तो कह रहे हैं ना, चले गए तो फिर तो ये भी कहते अगर बीजेपी में चले गए तो, और बीजेपी में चले गए होते तो तब जेल जाते क्या? जितने भी देश के भ्रष्ट लोग थे वो बीजेपी में जाके संत बन गए। सर, आपकी पार्टी से भी 2 लोग गए थे। हाँ, तो जेल तो नहीं गए, जेल तो नहीं गए,
आपके दो ही चॉइस थी, या तो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में चले जाओ या जेल चले जाओ। आपको कभी ऐसा ऑफर आया सर? बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जो नहीं गए जेल गए, और जो वॉशिंग मशीन में गए वो जेल नहीं गए। वही ईडी है, उसने उनके यहाँ भी रेड मारी थी, मेरे यहाँ भी रेड मार ली, मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, वॉशिंग मशीन में नहीं गया तो जेल चला गया। तो इस देश के अंदर तो ये माहौल है ना कि जो भी आदमी सीधा खड़ा होगा, अपराइट होगा, उसको जेल में जाने के खतरा होगा। अगर मुझे अरेस्ट क्यों किया गया था? इसलिए अरेस्ट किया गया ना, मैं एजुकेटेड मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करता हूँ, उनको सबक सिखाने के लिए किया गया कि अगर आपने पॉलिटिक्स में आने की हिम्मत की तो तुम्हारा हाल सत्येंद्र जैन जैसा किया जाएगा। एक आदमी थे, एक नेता है, उसको कहते 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, कहते चक्की पीसिंग चक्की पीसिंग चक्की पीसिंग। एक महीने के बाद एक राज्य के उप मुख्यमंत्री बन गए थे, वो जेल में क्यों नहीं गए? अगर आप वॉशिंग मशीन में जाएंगे तो उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। क्या आपको कभी ऑफर आया सर भारतीय जनता पार्टी? अब इलेक्शन चल रहे हैं, इस बारे में बोलने का फायदा नहीं है, अंडरस्टूड है। आप अपने आप भी सोच लीजिएगा, दर्शकों से पूछ लीजिएगा, अगर सत्येंद्र जैन वॉशिंग मशीन में जाता तो उसको जेल जाना पड़ता या नहीं जाना पड़ता? सबको पता है। जेल जाने का कारण ये है कि उसने वॉशिंग मशीन में, बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जाने से मना कर दिया। सर कैलाश गहलोत भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल हो गए, है ना? आपके ही मंत्री थे सर, शुरुआत से आपके साथ थे, अब उनको टिकट भी मिल गया, उस पर क्या कहेंगे सत्येंद्र जैन जी? जेल जाने से तो बच गए। अच्छा सर, ये एक बात बताइए, मैं आपसे ग्राउंड की सिचुएशन समझना चाहूँगी, क्योंकि 3 बार से आप यहाँ से विधायक हैं सर। 2 कारण होते हैं जब आप जेल जाते हैं, या तो लोग आपके बारे में ये परसीव करते हैं कि अरे जेल गया था, कुछ तो होगा, या दूसरा जेल से जाने के बाद सर वापस आने के बाद नेता और मजबूत बन जाता है। सत्येंद्र जैन क्या बने? देखो, जनता के अंदर बहुत सहानुभूति है। मुझे आज से नहीं जानते लोग, 45 ईयर से मैं सरस्वती विहार में यहीं पर रहता हूँ, मेरे फादर भी यहीं रहते थे, पूरा परिवार यहीं पे रहता है, सब जानते हैं। तो सबको पता कैसे लोग हैं, मंत्री बनने से पहले से भी और बाद में भी। यानी कॉन्फिडेंट हैं कि आप जीत जाएंगे? जी, कॉन्फिडेंस का कारण दूसरा है कि बीजेपी के प्रति बहुत लोगों को नाराजगी है। वो कहते हैं पॉलिटिक्स के अंदर पॉलिटिक्स कीजिएगा 2-3 महीने इलेक्शन के टाइम पे, पूरे 5 साल पॉलिटिक्स की बात की। इन्होंने तो पॉलिटिक्स को एक प्रोफेशन बना दिया है। अब इसमें डिग्रियां चालू होंगी, बीजेपी की डिग्री इन पॉलिटिक्स, उसको एंटायर पॉलिटिक्स या कुछ इस तरह की डिग्रियां बनाना चालू करेंगे। पॉलिटिकल साइंस के अंदर डिग्रियां बनाएंगे कि ये कौन सा सत्र है, ये वो सत्र, जिंदगी भर इसमें करते रहेंगे। आप काम करो ना जनता के लिए, 2-3 महीने इलेक्शन लड़ा, बाकी सारे 5 साल काम करो, सब मिलके काम करो ना। अब दिल्ली को अगर अच्छा करना है तो दिल्ली की जनता ने 2 सरकारें चुनी, एक केंद्र सरकार चुनी, एक दिल्ली सरकार चुनी। कुछ काम दिल्ली सरकार को दिए, कुछ केंद्र सरकार को दिए। केंद्र सरकार को 3 काम, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस और लैंड, उन्होंने कुछ नहीं किया। सर दिल्ली लेकिन सरकार यमुना की सफाई का किसका काम? दिल्ली सरकार ने सारे काम किए। सर यमुना की सफाई, सुन तो लो, आपने पहले क्वेश्चन पूछा, उसका बता दूं मैं आपको। दिल्ली सरकार ने शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, सब पे काम किया। हाँ, यमुना की जिम्मेदारी हमारी है, मैं कहता हूँ हमारी जिम्मेदारी है। और सर पॉल्यूशन? 1 मिनट, वो भी हमारी है, परंतु अब आगे बताऊंगा तो उसको सुन भी लेना जी। देखो, यमुना नदी को गंदा करने में योगदान हरियाणा और यूपी का भी है। हरियाणा से बादशाहपुर ड्रेन के थ्रू 105 MGD सीवर का पानी, इंडस्ट्री का पानी, गंदा पानी यमुना में आता है। इधर से 70 MGD पानी शाहदरा ड्रेन के थ्रू होते हुए यूपी से आता है, वो गंदा बिल्कुल इंडस्ट्री का पानी आता है। मैं कह रहा हूँ जिम्मेदारी हमारी है। वो तो नहीं मानते, वो तो सुनते ही नहीं किसी की। हम उसको साफ करेंगे। हमने कहा वो तो नहीं कर रहे, हम उसको साफ करेंगे ना, कर रहे हैं ना काम, जिम्मेदारी हमने ली है ना, वी आर टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, हम करके दिखाएंगे उसको। लेकिन सर अरविंद केजरीवाल जी पहले बहुत कॉन्फिडेंट नजर आते थे, पेपर पर लिख देते थे कि कितनी सीटें आएंगी। इस बार कुछ पेपर पर लिखते हुए नजर नहीं आए। आ जाएंगे, अभी टाइम है, वो भी लिख के देंगे। क्योंकि सर बीजेपी से जो नई दिल्ली सीट से कैंडिडेट खड़े हैं परवेश वर्मा, वो पहले लिख चुके हैं कि हम इतने 1000 वोटों से जीतेंगे अरविंद केजरीवाल से। आपका क्या कॉन्फिडेंस धरातल पर नजर आ रहा है? मैं उनके साथ तो मुकाबला कर नहीं सकता, परवेश वर्मा जी के साथ। मैं तो एक सलाह देना चाहूँगा कि भाई साहब, कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा बोलते बोलते 3rd नंबर पे ना पहुँच जाओ। तो यानी कांग्रेस आगे निकल जाएगी? नहीं, मतलब देखो, फर्स्ट में तो कोई है ही नहीं, फर्स्ट में तो अरविंद केजरीवाल हैं। अब जनता के लिए होगा कि भाई देखो, इन दोनों में से देख लो क्या करना है। परवेश वर्मा जी को सोचना चाहिए था कि इलेक्शन लड़ा था, वहाँ क्यों चले गए। मुझे तो लगता है कोई षड्यंत्र है बीजेपी के अंदर उनको निपटाने का। आपको मोहल्ला क्लिनिक का निर्माता भी कहा जाता है सर। मोहल्ला क्लिनिक
एक सर सक्सेसफुल मॉडल भी साबित हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उस पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। सर, एक सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो दिल्ली सरकार से पूछते नजर आते हैं। जब दिल्ली में रैली करने आए थे, भावुक हो गए थे, कहा कि आयुष्मान योजना को क्यों नहीं लागू किया गया। आप पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, इसका सर क्या कारण है कि आयुष्मान योजना जो है केंद्र सरकार की, उसको धरातल पे आप लोग क्यों नहीं लागू करते? आयुष्मान योजना को लागू करने में कोई आपत्ति नहीं है हमारे को। आज नहीं, हम आज से 5 साल पहले लागू कर देते। एक ही झगड़ा था, हमने कहा था भी सबके ऊपर होगा, वो कहते बीपीएल पे होगा। अब मैं दिल्ली में बीपीएल ढांके कहाँ से लाऊं? वो कहता है जिसके घर में पंखा होगा, जिसके घर में टीवी होगा, जिसके घर में फ्रिज हो, उसको नहीं मिलेगी। मैं ऐसा आदमी कहाँ से ढूंढ के लाऊं? बाद में कहते पंखे वाले को दे देंगे, पर मैं ऐसा घर कहाँ से ढूंढ के लाऊं जिसमें फ्रिज ना हो, टीवी ना हो? कहते उन्हीं को देंगे। क्यों देंगे? दिल्ली सरकार अपनी सारी हेल्थ की योजनाएं सबको दे रही है। अगर रोड के ऊपर एक्सीडेंट होता है, वो करोड़पति भी हो, उसका इलाज हम फ्री में कराते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी कराते हैं दिल्ली के अंदर। हाँ, फरिश्ते स्कीम में दिल्ली के अंदर अगर आपको कोई भी बड़े से बड़ा टेस्ट कराना हो, एमआरआई, सीटी स्कैन, पेट स्कैन, कुछ भी कराना हो, दिल्ली सरकार फ्री में कराती है। हम तो नहीं पूछते आपके घर में कार है कि एसी है कि फ्रिज है। वो कहते नहीं नहीं नहीं, घर में एसी लगा तो नहीं करेंगे, फ्रिज लगा तो नहीं करेंगे। ये क्या मतलब होता है? अरे टैक्स दिया है भाई, जिन्होंने टैक्स दिया उनको मूर्ख बनाओ। दो तरह के लोग हैं, एक गरीब है, उसको जरूरत है, दूसरा जिसने टैक्स दिया है उसने पे किया भाई, उसको बाहर कैसे कर दें? मैं आज ही करने को तैयार हूं। आप कह दो सबको करेंगे, आज ही लागू करेंगे, कहते नहीं सबको कैसे करेंगे? राजनीति करते हैं जिनसे, उनको कहते बाहर कर दो। देखो बीजेपी की राजनीति क्या है, मूर्ख बनाओ। पहले जनता से कहते हैं आप जीएसटी दो, फिर इनकम टैक्स दो, फिर टोल टैक्स दो। अरे भाई पूछो, जब तुमने पेट्रोल के ऊपर टैक्स दे दिया, सब्जी के ऊपर, मतलब हर खाने पीने की चीज पे भी टैक्स दे दिया, हर चीज पे टैक्स दिया, तो पॉपकॉर्न सड़क बनाने पे उस पैसे टैक्स से बना दी, उसके बाद टोल टैक्स दे दो, जनता खुशी से देती है। वाह 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 वाह, हमें त्याग करना चाहिए। अरे तुम भी त्याग कर लो ना थोड़ा बहुत, वो तो मजे कर रहे हैं। जनता को कहते त्याग करो, सब कुछ त्याग के उन्हें दे दो। हमने देखो जो भी काम किया है हम जनता के लिए कर रहे हैं। आयुष्मान भारत बनाई थी, हेल्थ केयर कैन नॉट बी फॉर फ्यू, दैट शुड बी फॉर ऑल। ये किसने कह दिया? ये मॉडल कहां से आ गया कि हम कुछ लोगों को कुछ अमाउंट तक, दोनों कंडीशन में हमें आपत्ति है। पहला कि सिर्फ कुछ लोगों का जो बीपीएल से नीचे आते हैं उनका इलाज होगा। हमारा कहना है कि दिल्ली की सारी जनता का 100% जनता का इलाज होना चाहिए। दूसरी आपत्ति, 5 लाख तक का इलाज होगा, हम नहीं मानते उस बात को। 5 लाख से होता क्या है? पूरे परिवार का 5 लाख। अरे एक बंदा बीमार हो गया, 5 लाख का बिल आ गया, दूसरा होगा तो फिर क्या होगा? इन दो पे आपत्ति है हमारे को बस। अभी हम संजीवनी योजना लेके आ रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी 1 लाख का इलाज हो या 1 करोड़ का इलाज हो या उससे भी ज्यादा का हो, दिल्ली सरकार पे करेगी। 60 साल से ऊपर जितने बुजुर्ग हैं, कोई भी हो, गरीब हो अमीर हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। उसका कलर क्या है, कास्ट क्या है, रहने वाला कहाँ का है, कुछ नहीं पूछेंगे। दिल्ली का नागरिक होना चाहिए, 60 साल का होना चाहिए। सर, क्या दिल्ली के पास इतना वेतन है जो आप ये योजनाएं ला रहे हैं? क्योंकि आपने 2100 रुपये भी बहनों के अकाउंट में देने का वादा किया, फिर बीजेपी ने भी 2500 देने का वादा किया। तो सर ये जो फ्री की रेवड़ियां चल रही हैं, ये जो रेवड़ी कल्चर है सर, अब इस पे तीनों पार्टियां आक्रामक होकर रेवड़ी बांट रही हैं। क्या सोचते हैं सर इसके बारे में? क्या ये सही है सर? दिल पर हाथ रख के बताइएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी कंफ्यूज कर दिया बीजेपी ने, खुद तो कंफ्यूज हो ही गए। सही क्यों नहीं है? एक दुनिया का देश बताइएगा जो हम कर रहे हैं वो डेवलप हुआ और वो ना किया उसने। हमसे 50 साल पहले लोग डेवलप कंट्रीज की लिस्ट में आ गए, 70 साल पहले, 80 साल पहले डेवलप कंट्री हो चुके थे। हम आज भी डेवलप कंट्री नहीं है। आप स्वीडन, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, कनाडा, किसी भी देश का नाम लीजिएगा, वहां पे फ्री की रेवड़ी देते हैं भाई। फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर वहां की सारी जनता को देते हैं, तभी तो वो डेवलप हुए। अगर ये 2 रेवड़ी नहीं देते वो, तो डेवलप ही नहीं होते। हमारे देश में क्या कहते हैं? मेरे लिए सब कुछ होना चाहिए, आपके लिए कुछ नहीं होना चाहिए। हद हो गई। नेताओं के लिए, अफसरों के लिए तो सब कुछ दे दो, जनता के लिए कुछ नहीं होगा। और जनता को बता दिया रेवड़ी नहीं मिलनी चाहिए। अगर आप पढ़ लिख गए तो क्वेश्चन भी करोगे, आज नहीं तो कल करोगे। नेता कहते डिग्रियां बांट दो, पढ़ाई ना हो देना। हम कह रहे क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी हेल्थ केयर हम सबको देंगे। कहते हैं रेवड़ी कहते रहे। हमारी सरकार देश की अकेली सरकार है। Presented